नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमर रेखी और आप देख रहे हैं क्या बोलता लॉ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां मैं आपको कानून की बातें समझाऊंगा सिंपल और रिलेटेबल लैंग्वेज में। मैंने एमकॉम कंप्लीट किया है 2005 में और उसके बाद एलएलबी किया मैंने 2009 में। मेरे पास प्रोफेशनल और एकेडमिक दोनों तरह के एक्सपीरियंस हैं और मेरा एम है कि मैं कानून को एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट से एक रोजमर्रा का टूल बना दूं जो हर एक इंसान यूज कर सके। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। एक ऐसा आर्टिकल जो इक्वालिटी के कंसेप्ट को डिफाइन करता है। इसका सिर्फ टेक्स्ट याद रखना काफी नहीं है, समझना जरूरी है कि इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है और जुडिशरी ने इसे कैसे इंटरप्रेट किया है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कानून? आर्टिकल 14 कहता है द स्टेट शॉल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये दो कंसेप्ट्स लेकर आता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये ब्रिटिश कंसेप्ट है जिसका मतलब है सब लोग लॉ के सामने बराबर हैं। कोई भी चाहे प्रेसिडेंट हो या कॉमन मैन, किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाता। दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, ये अमेरिकन कंसेप्ट है जो कहता है कि सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में यानी सिमिलर सिचुएशन में आपको सेम लीगल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि सबको एग्जैक्ट सेम ट्रीटमेंट मिले, लेकिन फेयर और जस्ट ट्रीटमेंट मिले। क्या बराबरी का मतलब सबके साथ सेम व्यवहार? नहीं, यहाँ एक कंफ्यूजन होती है। क्या आर्टिकल 14 का मतलब है सबके साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार हो? नहीं, आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउ करता है। मतलब अगर कुछ लोग अलग सिचुएशन में हैं तो उनके साथ अलग व्यवहार हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया हो, मतलब कोई लॉजिकल बेसिस हो उन्हें अलग ट्रीट करने का। उस क्लासिफिकेशन का कनेक्शन हो लॉ के ऑब्जेक्टिव से, रैंडमली नहीं होना चाहिए कि भाई किसी को भी क्लासिफाई कर लो। ठीक है, तो लॉ अगर उनको क्लासिफाई करना अलाउ कर रहा है उस खास क्लासिफिकेशन के लिए, तो हम उसे क्लासिफाई करके उन्हें अलग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उदाहरण तौर पे रिजर्वेशन सिस्टम। आपको पता है हमारे समाज में SC, ST, OBC कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करना और उनको करने के लिए दिया गया है रिजर्वेशन सिस्टम। यहाँ उनकी सोशल बैकवर्डनेस एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है और गोल है इक्वलिटी लाना। तो ये वैलिड क्लासिफिकेशन है। अब इसके कुछ खास जजमेंट्स भी हैं आर्टिकल 14 के, जिसके डिटेल आप चेक कर सकते हैं, या मैं उसके डिटेल एक अलग वीडियो बना के फ्यूचर में जरूर शेयर करना चाहूँगा। तो उसमें चलिए मतलब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस आपको बताऊँ आर्टिकल 14 के जो हैं। एक तो था जी AP रैपर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जो 1974 का केस था। जब कोर्ट ने जो मेन डिसीजन था वो ये कहा था कि आर्बिट्रेरीनेस इज द एंटीथीसिस ऑफ इक्वालिटी। मतलब अगर सरकार या अथॉरिटी बिना रीजन के कुछ भी कर रही है तो वो आर्टिकल 14 का वायोलेशन है। ये दूसरा एक लैंडमार्क केस था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 1978 का केस है। इस केस में आर्टिकल 14 को आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के साथ जोड़ दिया गया। उसमें कहा गया कि आर्बिट्ररी एक्शन बाय द स्टेट कैन वायलेट राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। ठीक है, तो कोई भी स्टेट का एक्शन अगर राइट टू लाइफ, लिबर्टी और इक्वलिटी को ब्रीच कर रहा है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तीसरा एक केस है लैंडमार्क, वो है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 का केस है। इसमें सेक्शन 377
को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। कोर्ट ने कहा सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे डिस्क्रिमिनेशन इक्वालिटी के खिलाफ है। चलो ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। अब एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो इससे बहुत रिलेट करता है वो है लॉ इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज का कंसेप्ट। यानी कि समझिए इसको इस तरह से समझिए। अब एक और कॉमन जो ये बहुत कॉमन ही कंसेप्ट है कि अगर किसी ने कानून नहीं पढ़ा मान लो, तो क्या वो कह सकता है मुझे तो पता ही नहीं था? समझे आप प्रश्न को? क्या कोई ऐसा कह सकता है कि मैंने तो कानून पढ़ा ही नहीं था, तो मुझे तो पता ही नहीं था, तो ये मैंने गलती या गुनाह करा है, तो ये तो गुनाह नहीं है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। लॉ का एक गोल्डन प्रिंसिपल है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, यानी इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट। अगर कल कोई नया कानून पास होता है और आप परसों उसका वायलेशन करते हो, तो ये कहना कि आपको पता नहीं था आपको लीगल इम्यूनिटी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? वाई? क्योंकि अगर हर किसी को ये एक्सक्यूज मिल जाए तो लॉ का पर्पस ही फेल हो जाएगा। आर्टिकल 14 का मतलब है लॉ सबके लिए बराबर है। अगर किसी एक को इग्नोरेंस की वजह से छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों के साथ इनजस्टिस होगा। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल आर्टिकल 14 से रिलेट करता है। तो आप अगली बार कभी किसी पुलिस वाले से बहस या किसी वकील से या किसी और से भी बहस मत कर दीजिएगा, यार मुझे तो ये कानून पता ही नहीं था, मैं तो इसके लिए लायबल ही नहीं हूँ। नहीं, आप लायबल हैं। अब इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस और लिमिटेशंस भी हैं। तो क्या एक्सेप्शंस और लिमिटेशंस हैं? पहला, प्रेसिडेंट और गवर्नर को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटीज मिलती हैं, वो है आर्टिकल 361 में कॉन्स्टिट्यूशन के डिफाइंड है। फिर आर्म फोर्सेस के लिए स्पेशल लॉज बनाए जा सकते हैं, तो आर्टिकल 33 में कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ लॉस आर्टिकल 14 को ओवरराइड कर सकते हैं, ये आर्टिकल 31C में निर्देशित किया गया है। लेकिन इन सब एक्सेप्शंस को भी नैरोली इंटरप्रेट किया जाता है। ब्रॉडली आर्टिकल 14 का प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? तो दोस्तों, आर्टिकल 14 सिर्फ एक आर्टिकल नहीं, एक डेमोक्रेटिक कमिटमेंट है कि हमारे देश में किसी एक के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। अगर हम लॉ को समझें तो हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और दूसरों के राइट्स का सम्मान भी कर सकते हैं। ऐसे ही पावरफुल और यूजफुल लीगल ज्ञान के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं अमर रेखी और यह है आपका अपना लीगल दोस्त चैनल क्या बोलता लॉ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और नीचे कमेंट में लिखिए आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए न्याय के साथ, संविधान के साथ। जय हिंद।